हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिविजन क्लास में। आज की जो क्लास है वो बाल विकास की है। बाल विकास के प्रश्नों के साथ साथ हम शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी के प्रश्नों को भी हल करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो, आपका जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत समय है ना, तो अभी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ थियरी को पढ़ते चलिए। और प्रीवियस ईयर जो होता है वो आपके लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है, क्योंकि एक प्रैक्टिस हो जाती है। आप कितने भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपका उतना स्कोर नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। तो अभी से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी के, बाल विकास के और भी सब्जेक्ट के ईवीएस की करवा रही हूँ। तो कंटिन्यू क्लास में आप बने रहो और वीडियो द एंड आप देखोगे, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखोगे। तो बिना देर किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा वाइगोस्की से प्रश्न, और वाइगोस्की से, चोमस्की से, पियाजे से, कोहलर से, इन सबसे एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न बनते हैं। क्यों ना एक बार उनके थियरी को आप अच्छे से पढ़ लो, ताकि उससे एक सवाल बने या 1000 सवाल उसको आप कर पाओ। तो यहाँ पे हम थियरी तो नहीं करवाने वाले, बट कुछ चीज़ें हैं जो हम बता देंगे यहाँ से। अगर आप उसको कंठस्थ कर लेते हैं या कहीं लिख लेते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम में काम देगा। तो यहाँ पे अगर प्रश्नों की बात करोगे तो वाइगोस्की के इन्होंने वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट विधि, या फिर मानकीकृत परीक्षण, या फिर तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्नों पर, या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार पर। तो इस प्रश्न में ये कह रहे हैं कि वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने के लिए आप एक शिक्षक हो, इस वजह से आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किसको वरीयता यहाँ पे देना चाहोगे? एक बात याद रखना, वाइगोस्की जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए ये जाने जाते हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक जो अंतःक्रिया है, सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। इनके अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट जो होता है वो बच्चों के आकलन के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखना इनकी व्याख्या, और ये आपका पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार सहयोगी प्रोजेक्ट जो है ये सबसे अच्छा है, तो यही आपका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण और आकलन के समान मानक तरीके अपनाना चाहिए। बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। विद्यार्थी के लिए कठोर नियम लागू करें। थोड़ा सा अगर आप पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड पढ़ लेंगे तो उससे भी आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जहाँ भी दिख जाए कि मानक तरीका अपनाना है तो वहाँ उसको देख के ही काट दीजिएगा। यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बात हो रही है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तो आप बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग और नामित नहीं करोगे, लेबलिंग नहीं करोगे, ये भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और कठोर अनुशासन तो नियम तो बिल्कुल नहीं लागू करेंगे आप। तो जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यानी बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को, यानी बच्चे के दृष्टिकोण को क्या करेंगे, आप महत्व देंगे। इस तरह से पेडागोजी के प्रश्न आते हैं, आसान है, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? बस आपको नकारात्मक सकारात्मक वर्डों को देखना है, एंड जो भी बच्चे के लिए सकारात्मक लगे उसको आप सही कर दोगे यहाँ से। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है, इसलिए आकलन किया जाता है, या इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होता है, यानी फीडबैक प्राप्त होता है, या फिर आकलन इसलिए उद्देश्यपूर्ण होता है कि केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या फिर विद्यार्थी की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो कभी भी आप अंतर करने के लिए जो है उपलब्धि के आधार पर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकते ना, तो ये आपका नकारात्मक है। ना ही यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, आकलन ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बार वर्ष के अंत में हो, ना ही भय तनाव को कब। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने व्याख्या भी लिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा सा व्याख्या देख लेना कि इसका जो है आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि
आकलन द्वारा बालक की त्रुटि का ज्ञान होता है जिससे वह अपनी कमी को दूर कर सके और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिल सके। पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ बोल सकते हो। 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सत्ता आदि होना चाहिए, या फिर अधिनायकी होना चाहिए, या फिर अनुमति परक होना चाहिए, या सुविधादाता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो, ये जो एनसीएफ है ये बताता है कि आपको यानी शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए और बालक की कमी को दूर करने के साथ साथ एक शिक्षक के अंदर जो है वो मित्रतापूर्वक एक मैत्रीपूर्ण संबंध हो बच्चों से, जैसे वैसे संबंध हो जैसे माँ बाप का बच्चों से होता है, उसी तरह से शिक्षक का भी संबंध सेम बच्चों के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी 4th ही यहाँ पे होना चाहिए, यानी सुविधादाता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप ट्रेंड में हैं, तो इसको करने की कोशिश जरूर करिएगा। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम में क्या है, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, या फिर एकमात्र निर्धारक हैं, या फिर संबंध नहीं मानी जानी चाहिए, या फिर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम में क्या हैं। ये कह रहा है एकमात्र निर्धारक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि संबंध ही नहीं रखती है, और ये कह रहा है कोई प्रभाव ही नहीं डालता है ना। तो ये महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो पहला हो जाएगा। जो विविध कक्षा होती है उसमें अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं जो होती हैं वो विद्यार्थियों के लिए अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विकास का जो सिर पदाभिमुख दिशा है, सिद्धांत है, वो व्याख्या करता है कि विकास जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, या फिर सिर से पैर की तरफ, ग्रामीण से शहरों की तरफ, है ना। तो ये नहीं होगा। जो विकास है सिर से पदा, यानी यहाँ पे खुद ही कह रहा है ना सिर से पैर की तरफ, तो यहाँ पे सिर से पैर की तरफ इसका आंसर हो जाएगा। इसको जो है मस्तकाधोमुखी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और जो सबसे विशिष्ट नहीं, भिन्न से एकीकृत नहीं, ना ही ग्रामीण से शहरों की तरफ। तो इस टाइप का प्रश्न भी आसान प्रश्न आपको देखने में एग्ज़ाम के अंदर मिल सकता है। आप देख सकते हो जैसे इस तरह से विकास जो होता है वो सिर से आपका पैर की तरफ होता है, तो ध्यान रखना। गोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन है, या फिर सामाजिक अन्योन क्रिया है, या फिर मानसिक प्रारूप का समायोजन है, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया का युग्मन है। उद्दीपक की बात वाइगोस्की नहीं करते हैं। वाइगोस्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए इन्होंने जो है सामाजिक कारकों और जो भाषा होता है उसको महत्वपूर्ण बताया है। तो याद रखना, इनसे भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये कैसे रहे सारे के सारे प्रश्न? प्रश्न तो बहुत कम थे, बट हमने जो है सिलेक्टेड प्रश्न लिए जो बार बार आपका एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम ऐसे ही लगातार प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास को यहाँ तक देखने के लिए। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप, तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।